अस्सलाम वालेकुम अरीज। आईएसडी आपका वेलकम करती हैं। आज आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आईएसडी के इस यूट्यूब सीरीज़ में बहुत वेलकम है। हम एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जो कंपोजिट हेरिटेज पे है। मैंने आपके कई परफॉर्मेंसेस देखे हैं जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मेरी तरह बहुत सारे यंग लोग हैं, इवन जो बुज़ुर्ग हैं, कुछ लोग जिनसे मैंने सुना है कि आपका परफॉर्मेंस देख के उनको बहुत खुशी होती है क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। तो अभी वो आजकल की जनरेशन में कोई ऐसा इंसान जो इसको अभी प्रमोट कर रहा है, इतना प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने के लिए। तो नाम तो आप इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं मुझे। मेरा नाम अरीज है और मैं शहर ख़ास से डाउनटाउन एरिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पढ़ाई के सिलसिले में मेरा मास्टर्स हो चुका है कंप्लीट क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एंड अपार्ट फ्रॉम my social media and Ladisha thing, I was working with an NGO as a mental health expert. Apart from that, prior to that, I have worked with several edtech companies also. Ladisha, अगर हम बात करें as a art form, ये एक ट्रेडिशनल फोक बैलेड ऑफ कश्मीर कंसिडर किया जाता है। इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्काइवल मौजूद नहीं है। मैं भी जितना मैंने तलाश करने की कोशिश की कि कुछ मिल जाए इसको लेके, हिस्ट्री वगैरह, ज़्यादा कुछ मालूमात हासिल नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वो रिटन हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है लडीशा को लेके। बट जितना थोड़ा बहुत मैं दरियाफ्त कर पाई उसके मुताबिक इसका ओरिजिन जो है अर्ली 18th सेंचुरी में हुआ था। और ये शुरू हुआ था, कहते हैं कि इसका जो नाम लडीशा क्यों पड़ा, ये एक पुलवामा में एक जगह थी लरी, वहाँ का एक बंदा था और जिसकी कास्ट शाह थी। तो एक्चुअली लरी शाह बोला जाता था उसको, तो फिर विद अडेप्टेशन ये लडी शाह बन गया। और ये क्या हुआ करता था कि एक बुज़ुर्ग हुआ करता था जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर इस आर्ट फॉर्म के ज़रिए लोगों तक डिफरेंट मैसेजेस पहुंचाया करता था, जैसे कि सोशल इश्यूज़, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़। मोस्टली जो है लडीशा हुआ करती थी पॉलिटिकल कमेंट्री, पॉलिटिक्स को लेके। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस से हमें ये भी पता चलता है कि जो महाराजाज के दरबार में हुआ करता था लडीशा, और वो बादशाह तक, महाराजा तक जो है अवाम की बातें पहुंचाया करता था, और बाज़ दफ़ा जो हुकूमत की बातें हैं वो अवाम तक पहुंचाया करता था। तो मोस्टली जो है इसमें वो पॉलिटिकल सटायर वाली चीज़ें हुआ करती थी। अच्छा, लडीशा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि इसमें सटायर और ह्यूमर दोनों चीज़ें एक ही साथ आनी चाहिए। ये साइमल्टेनियसली इसमें यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि तभी एक देखा जाए कि लडीशा को लोग इतना क्यों सराहा करते थे या आज क्यों इसका रिवाइवल ऐसे हुआ, क्योंकि इसका एक बहुत ही यूनिक फॉर्म है। इसमें ह्यूमर और मजाकिया और तंज़िया दोनों चीज़ें एक ही साथ आनी चाहिए इसमें। तो जब आप किसी इशू पे बात करते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि आप किसी को टॉन्ट भी कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप हंस भी रहे हैं। तो वो इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर ये इसकी हिस्ट्री की बात है, और जहाँ तक बात है कि ये एक जेंडर एसोसिएटेड आर्ट फॉर्म था, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है मेल पार्टिसिपेट किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास टेलीविजन्स नहीं थे। एक आप तक एक वो न्यूज़ बुलेटिन भी इसी के ज़रिए होता था, आप तक एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी इसी के ज़रिए होता था। तो ये था कि हाउ इट इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लडीशा परफॉर्मेंस कैसी होती थी, जैसे इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, कौन सा, और परफॉर्मर्स का अटायर क्या होता था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अच्छा, ट्रेडिशनली इसका एक यूनिक स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस हुआ करता था, जो कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करूं। जैसे कि जो लडीशा हुआ करता, जो बुज़ुर्ग हुआ करता था, ये एक सफ़ेद रंग का फिरन नहीं, जिसको हम फिरन के अंदर पहनते, पोथ्स जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, ये पोथ्स लगित ओस ये आसान, ये उस पोथ्स लगी थी लडीशा वाना। और इसका एक वो
अच्छा, ये क्या किया करता था कि ये लड़ीशा जब बोला करता था, एक वो काइंड ऑफ ये सड़क पे बोलना शुरू करता था, अंद पैतीस लुक गसान जमा। ये उस काइंड ऑफ स्ट्रीट प्ले थे गसान अतन। कैसे? ये जब बोलना शुरू करता था, लोग इसके इर्द गिर्द आके जमा होके फिर इसको कुछ ना कुछ डालते थे, कुछ ना कुछ हदिया दे देते थे इसको, या तो पैसे के सूरत में, करेंसी के सूरत में, या तो कुछ चीज़ दे देते थे इसको। चावल जमा करता था ये, या कोई और चीज़, चीनी वगैरह, आटा, ये चीज़ इसको जमा हो जाती थी। अच्छा, ये उस आसान सो बुहुरियत पन्नस शानस पर, क्योंकि इसको चीज़ें जमा हो जाती थी। दूसरा, इसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको कश्मीरी में दुक्कर बोला जाता था, जो एक वो आयरन रॉड सी हुआ करती थी, उसके इर्द गिर्द वो रिंग्स हुआ करती थी, अस्सलाम वालेकुम ऐसे मार के वो उन बीट्स पे ये परफॉर्म किया जाता था। बट आज जब मैंने इसको ये किया, सबसे पहली बात मैंने जब शुरू किया तब कोविड का टाइम था, तो मैं इसको स्ट्रीट्स पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकती थी तब। दूसरा ये चीज़ कि मैंने उस अटायर को नहीं रख पाई अपने साथ, कि जो एक वो पोट्स लगित ओसी परफॉर्म गसान बे टर्बन लगित बीइंग अ फीमेल मैंने पोट्स और टर्बन नहीं रखा। पत गई त्रेयम चीज़ युस अमिक इंस्ट्रूमेंट उस आसान धुकर। धुकर ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे वो प्रॉपर धुकर मिली नहीं, चुमटा उस मिला, बट चुमटा वाज नॉट द एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लड़ीशा। धुकर आसान, धुकर तेल पत बनावन, बट देन मे आई का हालत क्या गो, बट धुकर आई कुडंट यूज़। तो मेरा एक वो मैं कहूँगी कि कंसिडरिंग एंड इवॉल्विंग विद द प्रेजेंट टाइम्स, मैंने उस तरीके से लड़ीशा बोलने की कोशिश की। सबसे पहले बात की जाए कि कल्चरल वे में इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज़ कंसिडरिंग द फैक्ट, सबसे पहले ये कश्मीरी ज़बान में बोला जाता है, लिखा जाता है। इसका जो मोस्टली जो ताल्लुक़ होता है, इसका जो टॉपिक्स चुने जाते हैं, दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। तो एक सिग्निफिकेंस ये है, मुझे लगता है कि अगर जिस वक्त से लड़ीशा बोले जाने लगे, लड़ीशा लिखने शुरू किए गए, मेरा ख्याल है लिखने तो नहीं, तब उस टाइम पे वो सीना दर सीना चला करता था ये आर्ट फॉर्म, एक ऑरल वे में ये प्रोपगेट होता गया और पर्कुलेट होता गया डाउन द लाइन। अगर उस टाइम पे लिखा गया होता तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही रिच आर्काइवल होता हिस्ट्री का, कल्चर का, क्योंकि हर ज़माने में अपने इश्यूज़ रहते हैं। और जैसे कि मैं आज की बात करूं, मैं लिख रही हूं आज क्या क्या इश्यूज़ है। आज से 100 साल बाद जो ये मेरे लिखे हुए लड़ीशाज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे, उन्हें पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या इश्यूज़ हुआ करते थे, उस टाइम पे सोसाइटी कैसे फंक्शन करती थी, सोसाइटी कैसी थी। और उसके मज़ीद जो है इसका हमारी लैंग्वेज का जो है एक प्रिजर्वेशन हो जाती हैं इसमें, लैंग्वेज को लेके। क्यों? क्योंकि जब इसमें आप तंज और मजाकिया एक ही साथ यूज़ करते हैं, तो उसमें एक वो डिफरेंट फ्लेवर ऑफ लैंग्वेज आ जाता है। अच्छा, हमारे लैंग्वेज, जो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है, उसका नेचर ही ऐसा है, जब आप किसी को तंज कर रहे होते हैं, जब आप किसी को, हम भी अगर घर पे देखें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे एल्डर्स अगर हमें कुछ डांट लगाते हैं, तो अक्सर वो थोड़ा सा मजाकिया साउंड करता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर लैंग्वेज। सो इससे ये चीज़ भी होती है कि इस आर्ट फॉर्म के ज़रिए हमारी लैंग्वेज का एक ये फ्लेवर भी सामने आ जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील दैट हैज़ द कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर श्योर। जब आपने लड़ीशा करना स्टार्ट किया तो चैलेंजेस क्या रहे आपके? ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, तो क्या चैलेंजेस रहे आपके? ज़ाहिरी बात है, जब आप कंसिडरिंग द सोसाइटी आई कम फ्रॉम, एंड उसके बगैर एक बहुत बड़ा फैक्ट दैट आई एम अ गर्ल, तो इन दो चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जितने भी स्ट्रांग हो, जितना भी इग्नोर करना चाहें, चाहे आप जितना भी टफ स्किन हो। ये चैलेंजेस सबसे बड़ा यही था कि आई वॉज द फर्स्ट फीमेल डूइंग दिस। व्हेन यू आर, वैसे भी अगर आप कोई काम पहली बार कर रहे होते हैं, एक सोसाइटी में कोई पहली चीज़ लेके आ रहे होते हैं पहली बार, it has a backlash. People take time to absorb things, to digest things, to understand things and to respond in a positive manner. पहले criticism ही आता है आपके पास। तो similar thing happened with me. criticism काफ़ी आया सोसाइटी की तरफ से, कुछ फैमिली की तरफ से,
पर्सनली आई डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी पर्सनली, क्योंकि आई थिंक ये कुछ दाह लुक बिह दहन हेकन दाह कस्मिक ओपिनियन एंड इट्स ओके, लेट देम हैव ओपिनियन, लेट देम हैव दैट फ्रीडम टू हैव ओपिनियन. आप सबके ओपिनियंस को चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्टिल आई वुड से कि कहीं ना कहीं इट डज अफेक्ट यू मेंटली. एक वो मेंटल स्ट्रगल भी रहा, और कहीं ना कहीं फैमिली में ऐसे लोग जिन जो जो कल तक आपके बहुत क्लोज थे और अब आज सडनली उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है एंड यू सी अ चेंज इन देयर बिहेवियर, तो ऐसे वाले स्ट्रगल्स तो थे फॉर श्योर. आप ट्रेडिशनल लड़ीशा को मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ कैसे मिक्स करते हैं, इस पे थोड़ा बताइए. जैसे कि आप ट्रेडिशनल फॉर्मेट में कुछ चेंज किए हैं या ताकि ये आज के टाइम में ज़्यादा रेलिवेंट हो, इस तरीके कुछ. I always believe in keeping the art form in its raw form. क्योंकि आर्ट जितना इन इट्स ओरिजिनल रॉ फॉर्म रहे उतना वो असरदार पुरअसर होता है. तो मैंने कभी कोई चेंज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ एक चीज़ रही, खैर उसके मुझे डिफरेंट ओपिनियंस इनपुट्स मिले हैं कि कभी किसी ने कहा कि ये राइम स्कीम रखो, कभी किसी ने कहा ये राइम स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीटर होता है लिखने का. अस्सलामुअलैकुम लड्डीशा आओ, तो एक प्रॉपर मीटर आपको फॉलो करना होता है ऊपर से लेके नीचे तक. अब फिर जो राइम स्कीम आपका, किसी ने कहा कि आज़ाद तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी ने कहा कि ए बी बी, किसी ने कहा 4 लाइंस में सेम राइम स्कीम, फिर 5वें में डिफरेंट. तो मैंने कोशिश की कि मैं हर तरीके के राइम स्कीम के साथ लड़ीशा लिख सकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मुझे लगता है मैंने हर एक राइम स्कीम के साथ लड़ीशा लिखा हुआ है. बट जहाँ तक चेंज की बात है या कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स की बात है, नहीं, आई डोंट थिंक मैंने कोई मॉडर्न एलिमेंट घुसाने की कोशिश की. द ओनली थिंग दैट आई एम अ गर्ल बिलोंगिंग टू दिस जनरेशन, दैट्स द ओनली मॉडर्न थिंग इन दिस. एंड उसके बगैर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आई एम अ गर्ल डूइंग इट. एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडर्न फैक्टर इसमें रहा वो यही है कि मेरे से पहले किसी भी फीमेल ने ये नहीं किया था, परफॉर्म नहीं किया था, लिखा नहीं था. आई एम द फर्स्ट फीमेल हु स्टार्टेड राइटिंग, परफॉर्मिंग, नरेटिंग लड़ीशास. सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली मॉडर्न एलिमेंट इन इट. आपके नज़रिए में कश्मीरी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में लड़ीशा की क्या इम्पोर्टेंस है? आपको क्यों लगता है कि इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है और आगे जाके प्रिजर्व करने की ज़रूरत है? ऐसा क्यों लगता है आपको? पहले ही इट सेज इन इटसेल्फ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीरी ट्रेडिशन एंड कश्मीरी कल्चर. तो मुझे लगता है कि कल्चर और ट्रेडिशन को हमेशा प्रिजर्व ही करना चाहिए. इट इज़ मेंट टू बी प्रिजर्व्ड. इसको नस्ल दर नस्ल आगे लेके जाना ये हर प्रेजेंट जनरेशन की ज़िम्मेदारी है. पहली चीज़ तो वो. दूसरी चीज़ मेरी नज़र में ये कि जो नेचर ऑफ आर्ट फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इट एक्ट्स एज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. चले मैं कहूँगी कि आज कम्युनिकेशन के सोर्सेज हमारे पास और भी बाकी है. हमारे पास टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स है. 1 क्लिक अवे वी हैव all the information available. So why लड़ीशा? लड़ीशा का जो एक प्राइमरी मकसद है वो है टू टॉक अबाउट द इश्यूज़. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़ अराउंड यू, मुझे लगता है कि ज़माना बदलेगा लेकिन हर ज़माने में अपने तरीके के मसले मसाइल रहेंगे. मसले मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे. जब तक लोग हैं तब तक उनके इर्द गिर्द मसले मसाइल है, जब तक सोसाइटीज़ हैं उनमें मसले रहेंगे. तो मुझे लगता है हर सोसाइटी में, हर जनरेशन में एक लड़ीशा की ज़रूरत है, क्योंकि लड़ीशा इश्यूज़ पे बात करने का तरीका ही इसका डिफरेंट है. द ब्यूटी एंड द फ्लेवर्स इट हैज़, आई थिंक नो अदर आर्ट फॉर्म को, नो मैटर. हमारे पास कश्मीरी पोइट्री इतनी रिच है, हमारे पास कश्मीरी सूफीज़म इतना रिच है, बट आई वुड से जो फ्लेवर आपको लड़ीशा में मिलता है वो आपको आज कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म में भी कहीं नहीं मिलता है. आपको लड़ीशा परफॉर्म करने के लिए किसने इंस्पायर किया? कैसे आप इंस्पायर हुए? जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कश्मीर रही है मेरे लिए. माय लैंड, हुब्बुल वतनी जिसको कहते हैं, लव फॉर द लैंड. और मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कश्मीर और दूसरा मेरी अपनी जो पर्सनालिटी.
मैं हमेशा से आई हैव बीन अ डिबेटर ड्यूरिंग स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। मैं एक नेशनल डिबेटर रह चुकी हूँ, पब्लिक स्पीकर रह चुकी हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ हमेशा से सोशल सर्विस करने का काफ़ी शौक़ था, और कश्मीर के साथ, कश्मीरी लैंग्वेज के साथ, कश्मीरी कल्चर ट्रेडिशन के साथ काफ़ी लगाव था पहले से ही। इट यूज़ टू फैसिनेट मी ऑलवेज। लडीशा फिर इट हैपन टू बी एक्सीडेंटल। मैंने एक बार एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैंने लडीशा सुना एक बुज़ुर्ग को परफॉर्म करते हुए। तो मैं बहुत फैसिनेट होके मैंने खुद आई थॉट आई शुड ट्राई, बिकॉज़ मुझे पोइट्री लिखने का भी शौक़ था काफ़ी। पोइट्री सीख रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए, मैं भी इसको एक एक्सप्रेशन दूँ। एंड जस्ट बैठे बिठाए मैंने एक दिन एक लडीशा लिखने की कोशिश की, उसको रिकॉर्ड किया एंड अगले दिन अपलोड किया। एंड जस्ट मुझे लगता है इन जस्ट दोज 30-60 मिनट्स इट हैपेंड। क्या आपके कोई फ्यूचर प्लान्स या प्रोजेक्ट्स है जिसमें कश्मीरी यूथ में ये जो लडीशा की फॉर्म है इसको प्रमोट कैसे किया जा सकता है? कोई फ्यूचर प्लान्स है आपके जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट दिमाग में इरादे बहुत हैं। जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की और चाह रही थी कि मैं स्कूल्स जाके बात करूं प्रिंसिपल से इस बारे में कि ये एज अ कल्चरल एक एक्टिविटी, ये एक को करिकुलर एक्टिविटी, ये एक हो जानी चाहिए बच्चों में। क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल एक बुनियाद होती है। जो 3rd-4th क्लास का बच्चा है ना, दैट इज़ द टाइम जिस टाइम पे ये चीज़ें जो है इनकलकेट होनी चाहिए एक इंसान में। मैं कहूँगी कि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज गोइंग बच्चे पे ये चीज़ थोप नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही एक स्कूल गोइंग बच्चे को या प्राइमरी लेवल पे बच्चे को एक्सपोजर दे इस आर्ट फॉर्म का, आगे उसकी मर्ज़ी है। फिर बाय द टाइम वो 5th-6th क्लास में पहुंचेगा, उसको पता चलेगा कि जैसे कि बच्चे को बोला जाता है क्लब्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, फिर उसको बोला जाता है तुम्हारी मर्ज़ी है तुम किस क्लब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। सिमिलरली आई वांटेड कि ये एज अ को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में हो जाना चाहिए। थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे स्कूल्स में एज को करिकुलर एक्टिविटी लडीशा हुआ है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे पेरेंट्स से मुझे मैसेजेस आ चुकी हैं कई बार। मुझे बहुत सारे बच्चों को लडीशा लिख के देना पड़ा, उनके स्कूल में कुछ फंक्शन था, एनुअल डे था। कई बार मुझे टीचर्स ने ये किया कि हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, हम आपका कोई लडीशा। मैं कहती हूँ ये तो आपकी जागीर है, मेरे साइड से निकला, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू डील विद इट। तो टेक इट नो मैटर व्हाट। अच्छी बात है जितना ज़्यादा प्रोपोगेट हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ what I would want to work on in future also। अगर मुझे मौका मिला, I would want कि मैं स्कूल्स में जाके जितना ज़्यादा इसके बारे में बात की जाए बच्चों को इसके बारे में एक्सपोजर दिया जाए, जितना मुझे स्कूल में परफॉर्म करने का मौका मिले, that would be a boon to it। आप यंग वीमेन और जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, जो किसी भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को रिवाइव करना चाहते हैं या उसमें परस्यू करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? या लडीशा ही या कोई और आर्ट फॉर्म? सिर्फ वीमेन ही नहीं, मैं तमाम यंग आर्टिस्ट को मैं अक्सर हमेशा यही बात कहती हूँ कि आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड जो मेरी एक नसीहत होगी उनके लिए जो अपकमिंग आर्टिस्ट या जो किसी भी आर्ट फॉर्म को या फॉर दैट मैटर लडीशा को, सबसे पहली बात, नो द आर्ट फॉर्म। वंस यू नो द आर्ट फॉर्म तभी आप जस्टिस कर सकते हैं विद द आर्ट फॉर्म। डोंट जस्ट टेक एनी आर्ट फॉर्म जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट सो फैशन शो एंड विनकेस ट्रेंड शो ये छो फॉलो करुन एंड इथे कहीं तूल में तो कोर। अब कभी चीज़ें एक्सीडेंटली हो जाती है, जैसे कि मेरे साथ एज अ लडीशा इट स्टार्टेड विद एन एक्सीडेंट, बट वंस यू think and once you realize that now you're part of an art form, अब आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी आ चुकी है इस आर्ट फॉर्म की, फिर ये आप पे वाजिब हो जाता है कि आप उस आर्ट फॉर्म को जाने और पहचाने, आप उससे वाकिफ़ हो जाएं, उसके हर एक चीज़ से आप उसके बारे में पढ़ें। जैसे कि जब मैंने लडीशा लिखना शुरू किया, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट। जैसे मैंने आपको कहा कि आई स्टार्टेड
फाइंडिंग कि इसके बारे में क्या क्या आर्काइव्स है, बट पता चला कि ज़्यादा कुछ रिटन फॉर्म अवेलेबल नहीं है इसके बारे में. आप so know the art form. Once you know the art form, you can do justice with it. Don't just play with the art. खुदा के वास्ते ये बेअदबी ना किया करे आर्ट की, क्योंकि जस्ट आपने एक बार कोई वीडियो बना लिया या आलसून का मसले वीडियो बनाओ या के हवान आपने फ़ोन उठाया और वीडियो बनाया, आपको उस पर n नंबर ऑफ़ व्यूज़ एंड n नंबर ऑफ़ लाइक्स आ गए, दैट डजंट मेक यू एन आर्टिस्ट. यू नीड टू हैव दैट क्रेडिबिलिटी टू बी एन आर्टिस्ट. एक तो वो. दूसरा, keep the art form in its originality. Keep it in its original form. So these would be the two things specifically for all the artists of all the genres. And then talking about the female artists, believe in yourself. Because एक female को to be honest थोड़ा ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है जब वो एक आर्ट फॉर्म को लेके सामने आना चाहती है. उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है अपने आप को प्रूव करने में. जब तक उसको खुद पे यकीन नहीं होगा, वो दूसरे को अपने आर्ट फॉर्म पे यकीन नहीं दिला सकती. सो दैट वुड बी फ्रॉम माय साइड. तो अरीज, आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आईएसडी के लिए आपने टाइम निकाला. आईएसडी आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया करता है, क्योंकि हमको पता है आपके बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया. आईएसडी आपका इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आईएसडी में आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे किसी भी तरह, क्योंकि आपके जैसे यंग लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉम्पोज हेरिटेज को प्रिजर्व करने में, प्रमोट करने में. आपके जैसे आर्टिस्ट जब तक हमारी सोसाइटी में हैं, हमको लगता है कि बहुत हद तक हम इस सोसाइटी में पीस ला सकते हैं, हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ये मेरी खुशकिस्मती थी और आपका खूबसूरत नज़रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, और इतना सब कुछ आपने जो मेरे बारे में कहा, मैं खुद को इस सब के लायक नहीं समझती. लेकिन आईएसडी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे दावत दी आज इस प्लेटफॉर्म के लिए. थैंक यू सो मच. अस्सलामुअलैकुम लड्डी शाह. अस्सलामुअलैकुम लड्डी शाह. लड्डी शाह az क्या सादा पने द्राव. लड्डी शाह az क्या सादा पने द्राव. नान तो बड़ छौ गरिच अख बून. नान तो बड़ छौ गरिच अख बून. यम हज छौ आसान जन तारकन मजून. यम हज छौ आसान जन तारकन मजून. गरिच नान मज नान आसे. मल नान माजे नान हिशी कथा. दुश्वनी आसान छक हिशी दगा. दुश्वनी आसान छक हिशी दगा. बड़ बब छू जुर्रन हुंद अख लड्डी शाह. बड़ बब छू जुर्रन हुंद अख लड्डी शाह. बड़ बब छू बोजनावान पाछा कथा. बड़ बब छू बोजनावान पाछा कथा. नान तो बड़ बब जन गरिच अख बून. यम हज छौ आसान जन तारकन मजून. यित्सै अस कथा तो लड्डी शाह द्राव. That was all. Thank you.